ने सही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यूजुअली क्या होता है, जब भी लड़की की शादी होती है तो लड़का कुछ दिनों तक तो माता पिता के साथ रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो या तो अपने माता पिता को अपने से अलग कर देता है या फिर उनसे अलग रहने लग जाता है। अपनी पत्नी को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर बाहर रहने लग जाता है और बाहर रहने के दौरान उसका केवल एक ही विचार होता है, वो केवल एक ही बारे में सोचता है कि माता पिता की संपत्ति को किस तरीके से अपने नाम कराया जाए। उसका पूरा इंटेंशन यही रहता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे कराए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने नया कानून दिया है जिसमें बताया गया है कि पुत्र का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उनके बच्चों को दी जाए उनकी सहमति से, उनकी कंसर्ट से, तो केवल ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी उनके नाम आ सकती है। लेकिन बच्चे यदि चाहे कि वो उनके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को भी रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने अपने इस नए कानून में किस तरीके से प्रावधान किए हैं, किस तरीके से ये सारी बातें बताई गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने अपना लेटेस्ट जजमेंट दिया जिसका नाम है सानिया फैजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सन 2022 में जजमेंट दिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें एक ओल्ड एज फादर होता है। जो फादर होता है, जो सीनियर सिटीजन होता है, उसको एक सीरियस बीमारी होती है जिसके चलते उस पर काफी सारा पैसा लगता है। जो ओल्ड एज फादर की वाइफ होती है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इनकी संपत्ति को बेचने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है और इस संपत्ति को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो इनके इलाज में लगेंगे। लेकिन जो इनका बेटा है वो रहता है बाहर, और जब उसकी माता कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि उनकी संपत्ति को बेचने की इजाजत दी जाए, तभी बेटा भी एक एप्लीकेशन लगाता है कि जो संपत्ति बेची जाएगी उसमें से कुछ हिस्सा उसे भी दिया जाए। इसके चलते कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर देती है। वो एप्लीकेशन क्यों खारिज की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जान लीजिए, प्रॉपर्टी होती है दो प्रकार की। एक होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति होती है, जो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है। सबसे पहले परदादा, दादा, फिर बेटा, फिर पोता। तो जो 4 जनरेशन से चली आ रही है वो होती है पैतृक संपत्ति। और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वअर्जित भूमि, जिसे व्यक्ति, स्वअर्जित संपत्ति जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से खुद खरीदता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति के नाम एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो उसके मरने के बाद ही वो उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाती है। जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, यदि वो किसी व्यक्ति के नाम है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उनमें वो प्रॉपर्टी बांट दी जाती है। जो व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, और जिस व्यक्ति के नाम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो उसे किसी भी तरीके से बेचने, किसी को गिफ्ट करने, दान करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी अधिकार नहीं जता सकता, क्योंकि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति की खुद की खरीदी गई होती है और उसकी मेहनत की कमाई की होती है। तो इसके चलते, क्योंकि बेटे का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, इसके चलते उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। और फाइनली कोर्ट अपना ये फैसला देती है कि यदि माता पिता अपनी सहमति से, अपनी कंसेंट से, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को बांटना चाहते हैं तो केवल ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें संपत्ति दी जा सकती है। लेकिन यदि बच्चे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनकी जो आम जरूरत है उनको पूरा नहीं करते, और माता पिता को ये लगता है कि इनको संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। ये माता पिता के हाथ में होता है कि संपत्ति उन्हें देनी है या नहीं। लेकिन माता पिता के जीते जी संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ये इस लेटेस्ट जजमेंट में बताया गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बच्चे आपको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यदि आप वरिष्ठ नागरिक है तो आपको क्या करना होगा, आपको डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आपको बताना है कि वो आपका ख्याल नहीं रखते, आपको मेंटेन करके नहीं रखते, आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, और उसकी संगत सही नहीं है, वो कल को कोई अपराध कर देगा, पूरे परिवार को फंसवा देगा। यदि ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो इसके चलते आपको डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आप ये सारी बातें बताते हैं, और अपने एक लोकल न्यूज़पेपर में, जो आपके एरिया का लोकल न्यूज़पेपर हो और जहां पर आपका लड़का रह रहा हो, उस एरिया के न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल छपवाना होता है जिसमें आप बताते हैं कि मैंने अपने बेटे से या अपनी बेटी से संबंध को विच्छेद कर दिया है और मेरा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। इसके चलते आपकी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, दोनों प्रकार की संपत्तियों से आपके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है, जिसको भी आप करना चाहते हैं। दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी को बेदखल करना चाहते हैं तो आप कोर्ट में इविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं।
बेदखली का आदेश कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यदि वो आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट ये आदेश देती है कि वो घर को खाली करे। यदि वो कोर्ट के आदेश के बाद भी घर को खाली नहीं करते तो आप पुलिस की मदद से उन्हें घर खाली करवा सकते हैं। दोस्तों चौथी बात है, यदि आपके बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते, आपकी बेसिक नीड्स जो आपकी आम जरूरतें हैं, खाना पीना रहना दवाइयों का खर्चा, इन सभी को पूरा नहीं करते तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और ये मेंटेनेंस क्लेम सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक भी किया जा सकता है और सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी। यदि आप उनसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, गुजारा भत्ता लेना चाहते हैं, तो कोर्ट के द्वारा आपका एक मासिक भत्ता तय कर दिया जाता है जो प्रत्येक माह आपके बेटे को देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस का आदेश आप करवा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद भी उसे ना मिले तो आपको क्या करना होगा, आपको इसकी एक विल करनी होती है, आपको इसकी एक वसीयत लिखनी होती है। जिस किसी को भी आप संपत्ति को देना चाहते हैं उसकी एक विल बनवाइए और उसे रजिस्टर कराइए और वो होता है सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स। तो आप एक वसीयत बनवा सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं जिससे कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद भी उस बच्चे को नहीं दी जाएगी जो आपको परेशान करता है, आपसे दुर्व्यवहार करता है। दोस्तों इन सभी अधिकारों का प्रयोग करके आप अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।